चंद का संपादकीय 22 जुलाई 2025। पूर्वाग्रह और उपेक्षा से उपजा संकट। आज जब भी उत्सव, संस्कार और कार्य परियोजना में विधवा महिलाओं को निमंत्रित नहीं किया जाता है, यदि किया भी जाता तो उनको वैसा सम्मान नहीं मिलता जिसकी वे हकदार हैं। यहाँ तक कि पारिवारिक आयोजनों में भी उनकी भूमिका खत्म कर दी जाती है। सवाल यह है कि अपशगुन विधवा की वजह से ही क्यों होता है? विधुर की मौजूदगी अपशगुन की वजह क्यों नहीं बनती? किसी पुरुष के विधुर होने पर उसका फिर से विवाह आसानी से हो जाना और विधवा महिलाओं की बाकी जिंदगी के अकेले गुजारने की सलाह देना, यह इसके लिए विवश करने जैसे हालात पैदा करने की मानसिकता को बदलना होगा। विकास और सामाजिक जागरूकता के तमाम प्रयासों के बावजूद विधवा महिलाओं की आर्थिक सामाजिक दशा में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। पारिवारिक और दूसरे तमाम कारणों से आज भी इसकी दशा समाज के दूसरे वर्गों के मुकाबले चिंताजनक है। अखिलेश आयुर्वेद। दुनिया भर में विधवा महिलाओं की दशा कमोबेश एक जैसी है। उनके प्रति हिंसा, निंदा, नफरत, उपेक्षा का भाव भारत के अलावा दुनिया के तमाम देशों में परंपरागत रूप से हैं। भारत में लंबे समय से ऐसी महिलाओं की उपेक्षा हो रही है। यही वजह है कि समाज सुधारकों ने विधवाओं की दशा सुधारने के लिए संघर्ष किया और कई आंदोलन चलाए। भारत में नव जागरण काल में राजा राम मोहन राय, आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद, केशव चंद्र सेन, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले और कई विदेशी समाज सुधारकों ने भी विधवाओं की दयनीय दशा सुधारने के लिए भरसक कोशिश की। अंग्रेजी हुकूमत में भी सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया गया, जिसका समाज पर अनुकूल असर पड़ा। भारत जब आज आज़ाद हुआ तो विकास और प्रगति के साथ देश की दयनीय स्थिति में काफ़ी सुधार आया, लेकिन विधवाओं की दशा में कोई खास बदलाव नहीं आया। इतना जरूर हुआ कि सती प्रथा को गैर कानूनी और संगीन अपराध के दायरे में ला दिया गया। विकास और सामाजिक जागरूकता के तमाम प्रयासों के बावजूद आज विधवा महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक दशा में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। पारिवारिक और दूसरे तमाम कारणों से आज भी इसकी दशा समाज के दूसरे वर्गों के मुकाबले चिंताजनक है। अध्ययन इस बात के गवाह हैं कि विकासशील देशों में विधवाओं की दशा विकसित देशों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा खराब है। एक अध्ययन के मुताबिक दुनिया भर के 26 करोड़ से ज़्यादा विधवा महिलाएं हैं। इनमें से भारत और चीन में सबसे ज़्यादा। भारत में इसकी संख्या 4 करोड़ से अधिक है। इनमें से ज़्यादा महिलाएं कमज़ोर तबके के ताल्लुक़ रखती हैं। पूर्व सैनिक की विधवाओं की संख्या 7 लाख से अधिक है और सरकार इसके लिए तमाम योजनाओं के माध्यम से मदद करती हैं। इनमें पुनर्विवाह अनुदान, पेंशन, वित्तीय सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, चिकित्सा सहायता, रोजगार के अवसर शामिल हैं। आंकड़े के मुताबिक पंजाब में सबसे अधिक पूर्व सैनिकों की विधवाएं रहती हैं, जिनकी संख्या 75,000 से अधिक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में करीब 72,000, केरल में 71,000 से, महाराष्ट्र में 67,000 से अधिक, राजस्थान में 61,000 और हरियाणा में 58,000 से अधिक विधवाएं हैं। केंद्र सरकार विधवाओं को हर तरह से मदद देती है, जिन्हें पारिवारिक पेंशन, महंगाई राहत, बेटी की शादी के लिए अनुदान, विधवा पुनर्विवाह अनुदान, गंभीर रोग अनुदान, व्यावसायिक प्रशिक्षण और प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना शामिल हैं। इसके अलावा राज्य सरकारें भी कई योजनाएं चला रही हैं। किसी भी महिला के विधवा होने पर उसके सामने सबसे बड़ी समस्या आर्थिक होती हैं। उनकी संतानों को भी स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में उपेक्षा का दंश झेलना पड़ता है। ऐसे में उस महिला के सामने खुद को संभालते हुए बच्चों की परवरिश और उसकी शिक्षा के लिए उपयुक्त प्रबंध करना बड़ी चुनौती होती है।
सवाल यह है कि बड़े स्तर पर सरकारी और गैर सरकारी राहत मुहैया कराने के बावजूद भारत में विधवाओं की दशा असंतोष क्यों है? आज़ादी के 78 साल बाद भी आज समाज में इनकी दशा में सुधार क्यों नहीं हुआ? भारत में विधवाओं की दशा दुनिया में दूसरे देशों की विधवाओं से खराब क्यों है? पारिवारिक और सामाजिक नज़रिए से सकारात्मक बदलाव क्यों नहीं आया? खासकर गांव में इसके प्रति उपेक्षा का भाव आज तक नहीं बदला। अशुभ मानने की सोच, अनादर और निंदा करने की लोगों की आदत में व्यापक बदलाव देखने को नहीं मिला। सवाल ज़्यादा हैं, लेकिन इसके जवाब बहुत कम या ना के बराबर। आज भी उत्सव, संस्कार और काम प्रयोजनों में विधवा महिलाओं की निमंत्रित नहीं किया जाता। यदि किया भी जाता तो उनको वैसा सम्मान नहीं मिलता जिसकी वे हकदार हैं। यहाँ तक कि पारिवारिक आयोजनों में उसकी भूमिका भी खत्म कर दी जाती है। सवाल यह है कि अपशगुन विधवा की वजह से ही क्यों होता है? विधुर की मौजूदगी अपशगुन की वजह नहीं बनती। पति की मृत्यु को महिला के अपशगुन से क्यों जोड़ कर देखा जाता है? असल में अपशगुन तो उपेक्षा और रूढ़िवादी सोच है जो विधवाओं महिलाओं की इस दशा के लिए जिम्मेदार हैं। किसी पुरुष के विधुर होने पर उसका फिर से विवाह आसानी से हो जाना और महिलाओं का विवाह सहजता से ना होना, बाकी जिंदगी अकेले गुजारने के लिए उसे सलाह देना या इसके लिए विवश करने जैसे हालात पैदा करने के पीछे कौन सी मानसिकता है जिसकी वजह से विधवाओं की दशा में सुधार नहीं हो पा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विधवा महिलाओं की समस्या और सामाजिक पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम के उद्देश्य इन्हीं सब सवालों को समाधान के लिए समाज को तैयार करना है। विधवाओं के प्रति पुरुष या स्त्री की मानसिकता के अध्ययन कर निष्कर्ष हैरान करने वाला है। पुरुष विधवाओं को जितना अपशगुन मानते, कई अपसुहागिन महिला उसे कहीं ज़्यादा मानती है। ऐसे उदाहरण आम हैं जिनमें शादीशुदा महिला किसी विधवा को अपने साथ उत्सव या दूसरे किसी खास मौके पर ले जाना या उसके साथ बैठना अच्छा नहीं मानती हैं। यहाँ तक कि कई उच्च शिक्षित महिलाओं में भी इस तरह की बर्ताव देखा जा सकता है। इस मसले पर सामाजिक जागरूकता फैलाने का उद्देश्य यह भी है कि जिन वजह से कोई महिला विधवा होती है उन कारणों पर बारीकी से गौर किया जाए और फिर उसके समाधान के लिए ठोस प्रयास किया जाए। इसके अलावा किसी महिलाओं की विधवा हो जाने के बाद परिवार और समाज में उसे वैसा ही सम्मान और प्यार मिलना चाहिए जैसे पहले मिलता था। उनके लिए लोगों को जागरूक करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उन सभी तरह की मानसिकता, मान्यताओं, धारणाओं, हालात और नकारात्मक बर्ताव के प्रति सावधान भी रहना है, क्योंकि विधवा महिलाओं से नफरत, निंदा या उसके प्रति प्रताड़ित करना कानून की नज़र में तो अपराधी है ही, सामाजिक तौर पर भी यह अमानवीय कृत्य है। एक अध्ययन के मुताबिक विधवा होने की एक मुख्य वजह पति की गंभीर बीमारी या किसी हादसे में मौत होना भी है। यह प्राकृतिक मौतों से अलग प्रश्न है, कारण कोई भी हो, लेकिन इसके बाद ऐसी महिलाओं के जीवन में उपजी मुश्किलों को दूर करने की कोशिश बहुत कम होती हैं, खासकर गरीब परिवारों में जहां हालात ऐसे नहीं होते कि बीमारियों से बचाव के लिए समय रहते उचित उपचार की व्यवस्था की जा सके। चीन में भी भारत जैसी स्थिति, वहां भी कोई महिला विधवा होने पर परिवार व समाज दोनों से उपेक्षित होती है। ऐसी महिलाओं के प्रति बहिष्कार वाली मानसिकता चीन व भारत सहित दुनिया के कई विकासशील देशों में है। विधवा होते ही किसी महिला को अशुभ मानना और उसके साये से भी दूर रहने की मानसिकता आज भी बदली नहीं है। भारत, चीन और दूसरे देशों में कुछ समुदाय में विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं दी जाती है। इस रूढ़िवादी सोच को बदलने की जरूरत है। सुंदरता और सत्य। मनीष कुमार चौधरी, दुनिया मेरे आगे। सुंदरता त्वचा के रंग, आकार और शारीरिक बनावट से परे है। यह केवल उन लोगों तक सीमित नहीं कि जिन्हें हम सिनेमा के चमकीले पर्दे, टीवी या सोशल मीडिया पर देखते हैं। अहम बात यह है कि हम जिस छवि को प्रदर्शित करना चाहते हैं उसे हमारे आंतरिक व्यक्तित्व के साथ संरेखित किया जाना चाहिए ताकि वह बाहरी रूप से सामने आ सके। हम एक ऐसे सोशल मीडिया के संसार में रहते हैं जिसने सुंदरता को विकृत कर दिया है। इनमें से यह सोचने के बाध्य कर दिया कि सुंदरता एक निश्चित रंग या निश्चित आकार है, एक
ऐसी दुनिया जहाँ युवा दिखने को इतना महत्व दिया जाता है कि कभी कभी हम खुद सोचने लगते हैं कि सौंदर्य के इस मानक में फिट बैठ रहे हैं या नहीं। भले ही आसपास की दुनिया लगातार बताती रहे कि हम सुंदर हैं, महिला हो या पुरुष, आज सभी पर शरीर की छवि को लेकर इतनी तरह के दबाव हैं कि थोपे गए कि प्रचारित और वास्तविक सौंदर्य मानक हमें व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करने लगे हैं। महिलाओं के बारे में तो स्थिति और भी जटिल है, क्योंकि उनकी छवि तो उनके शरीर की बाहरी सुंदरता से आंकी जाती हैं, जबकि यह उनके संपूर्ण और वास्तविक व्यक्तित्व को कमतर करने का एक जाल है। उन्हें रात दिन यही सतर्क भय रहता है कि उसकी आंखें उनकी शारीरिक बनावट को टटोल रही हैं। ये मानते हैं कि वे भले ही सुंदर नहीं हैं, पर कम से कम सुंदर दिखना तो जरूरी है, और सुंदरता का मानक वह है मिथ्या बाजार के गणित से तैयार किया जाता है या फिर सामाजिक सत्ता के मानक से तय होता है। दिखने दिखाने के इसे कस्म कस्म कसमकस में वह भूल जाते कि सुंदरता के मानक जीवन काल में बदलते रहेंगे, लेकिन समाज द्वारा वर्तमान में सुंदर समझे जाने वाले चीज़ों को बहुत अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। याद रखने की ज़रूरत है कि हमारे निशान, हमारी झुर्रियाँ, हमारे आंखें, हमारे हाथ, हमारे पैर, बाल, त्वचा सभी हमारी सुंदर चीज़ें के साक्षी हैं। वे हमारे साथ बूढ़े होने और हमें उतार चढ़ाव से उबारने के लिए हैं। वे जीवन भर के लिए आपके दोस्त हैं। सवाल पहले यह परिभाषित करना महत्वपूर्ण है कि हम सुंदरता से क्या मतलब रखते हैं। कोई भी चीज़ जो इंद्रियों या मन को प्रसन्न करती है, इसका मतलब है कि सुंदरता सिर्फ दिखावट या सौंदर्य भाव के बारे में नहीं है। यह अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखती हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरता के बारे में हमारे विचार और भावनाएं हम में से हर किसी के लिए अलग अलग होती हैं। कुछ लोग सुंदरता को परफेक्ट या संपूर्णता से लैस चेहरे की समरूपता के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। हम दूसरे लोग सुंदरता को इस बात से जोड़ सकते हैं कि हम खुद की कितनी अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। फिर भी सुंदरता इस बात से जुड़ी है कि हम खुद को कैसे पेश करते हैं। आज हम जो आत्मविश्वास दिखाते हैं, हम कैसे बात करते हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह हमारी उदारता, दयालुता या हमारे व्यक्तित्व के अन्य आकर्षक पहलुओं में भी देखा जा सकता है। ये सभी गुण इन बातों में फर्क डालते हैं कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं। एक कहावत है कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। अगर सुंदरता केवल देखने वाले की नज़र में है तो सुंदरता के विचार का सत्य या अच्छाई के बराबर आदर्श के रूप में कोई मूल्य नहीं। अरबों लोगों की दुनिया में कई लोगों के पास सुंदरता के बारे में बहुत अलग अलग विचार होंगे। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा, कोई भी इतना सुंदर नहीं होता कि कुछ परिस्थितियों में वह बदसूरत ना लगे। अगर सुंदरता की व्यक्तिपरक है तो हम इसे अपनी पसंद के हिसाब से परिभाषित कर सकते हैं। हमें आईने में देखने और खुद को सुंदर देखने का विकल्प चुनने का मौका मिलता है। यह एक व्यक्तिगत धारणा है। हम सभी खुद की जांच करते हैं और हम सभी के पास ये फिल्टर होते हैं कि जब सुंदरता दिल में रहती है तो उसे वहीं और देखने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरे को यह तय न करने दिया जाए कि हम कौन हैं। हमें खुद होने का अनुभव किसी और से कहीं अधिक ज़्यादा हमारे हर किसी की इस बारे में एक अनूठा दृष्टिकोण होता है कि इसकी क्या मतलब। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सुंदरता त्वचा के रंग, आकार और शारीरिक बनावट से परे यह केवल उन आकर्षक लोगों तक सीमित नहीं है जिन्हें हम सिनेमा के चमकीले पर्दे, टीवी या सोशल मीडिया पर देखते हैं। सबसे अहम बात यह है कि हम जिस छवि को प्रदर्शित करना चाहते हैं उसे हमारे आंतरिक व्यक्तित्व के साथ संरेखित किया जाना चाहिए ताकि वह बाहरी रूप से सामने आ सके। दूसरे शब्दों में वास्तविक होनी चाहिए। हमारे सबसे अच्छी और सबसे सुंदर अभिव्यक्ति हैं। तो क्या इसका अर्थ यह निकाला जाना चाहिए कि बाह्य सुंदरता मायने नहीं रखती? बिल्कुल मायने रखती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक अमूर्त आकर्षक गुण जो इंद्रियों या मन को प्रसन्न करता है, ठीक वही जो हम इस बात
इसे बता बनाते बनाते हैं। ऐसे होने पर हम इसे दुनिया अन्य लोगों अपने आस पास के देखना चुन सकते हैं। बस सुंदरता हर चीज़ की शुरुआत बिंदु भर होनी चाहिए, बाद में वही देखा जाएगा जो हमारे भीतर है। आज किड्स कह गए हैं सुंदरता सत्य है, सत्य सौंदर्य है। बाधित सदन। संसद के मानसून सत्र पहले ही दिन दोनों सदनों के सत्ता और विपक्ष के बीच खींचातानी के हंगामा देखा गया। एक तरह से अपेक्षित था। जिस तरह लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करने की नौबत आई, उससे एक बार फिर यही लगता है कि जनहित से जुड़े मसलों पर बातचीत के बजाय संसद अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की जगह बनती जा रही है। विपक्ष को लगता है कि सरकार अपनी सुविधा के मुताबिक सदन में बहस के लिए मुद्दा का चुनाव करती है और ऐसे में जनहित और राष्ट्रीय महत्व के विषयों की उपेक्षा की जाती है। वही सरकार यह मानती है कि विपक्ष नाहक ही सदन को बाधित कर जरूरी कामकाज में अड़चन डालती हैं। इसमें दो राय नहीं कि जब किसी मुद्दे पर लोकसभा या राज्यसभा में बहस नहीं होगी तब तक वह जनहित के सवाल उपेक्षित रहेंगे। लेकिन इस क्रम में ऐसी स्थिति पैदा होने को कैसे सही ठहराया जा सकता है कि सदन में विचार विमर्श के बजाय एक तरफा बातचीत होने लगती हैं और इसी के आधार पर नियम कायदे भी तय किए जाते हैं। गौरतलब है कि करीब एक महीने तक चलने वाले मानसून सत्र में विपक्ष की ओर से मुख्य रूप से पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर, संघर्ष विराम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के दावे, बिहार के मतदाता सूची पुनरीक्षण, मणिपुर के हालात और चीन के रुख आदि मसलों पर चर्चा कराने पर जोर दिया गया। हालांकि सरकार ने दावा किया कि वह इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। अगर ऐसा है तो ये समझना मुश्किल है कि फिर खींचातानी और हंगामा के हालात यहाँ तक कैसे पहुँचे कि सदन को स्थगित करने की नौबत आ गई। सरकार और विपक्ष के बीच संसद के सामने आमने सामने की बहस और सवाल जवाब एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर सरकार को लगता है कि विपक्ष की मांग के मुताबिक सभी विषयों पर बहस के लिए तैयार हैं, तब आखिर संसद में हंगामे की नौबत क्यों आती है? क्या ऐसी बीच का रास्ता नहीं निकाला जा सकता जिसमें सदन बाधित न हो और संसद का कामकाज सुचारू रूप से चले? विपक्ष अगर चर्चा की मांग करता है तो सदन से समान रूप से संचालित होने की देना और जरूरी मुद्दे पर बहस होने को लोकतांत्रिक निष्कर्ष तक ले जाना आखिर किसकी जिम्मेदारी है? देश और नागरिकों के हित से जुड़े व्यापक महत्व के सवाल पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा नहीं होगी तो कहाँ होगी? अगर सरकार और विपक्षी जिन मुद्दों पर टकराव की मुद्रा में आ जाते हैं, उससे यह कैसे तय होगा कि किस सवाल को बहस की प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए? सही है कि पहलगाम से हुआ आतंकी हमला, उसके बाद भी परिस्थितियां राष्ट्रीय महत्व का मसला है। इसी तरह बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का जिस प्रकार सवाल उठे उस पर भी तत्काल बात होनी चाहिए। मणिपुर में भी लंबे समय से जिस तरह हिंसा के हालात बने हैं उस पर समाधान भी तुरंत खोजने की जरूरत है। मगर क्या सदन में इसके लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित है? विडंबना है कि हंगामा की शोर में जरूरी मुद्दे पर बहस नहीं हो पाती है और सदन स्थगित हो जाता है। इस संदर्भ में सदनों के कार्यवाही पर एक दिन के खर्च और उसके बेकार हो जाने के मसले पर भी काफ़ी सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में सरकार और विपक्ष को मिलकर यह सोचने की जरूरत है कि बाधित सदन में जनहित के सवालों के लिए कितनी जगह बची। साख पर सवाल। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाइयों को लेकर शक्तियों के इस्तेमाल, पारदर्शिता की कमी, राजनीतिक दुरुपयोग जैसे सवाल उठते रहे हैं। ईडी पर विपक्षी दलों को निशाना बनाने और सत्ताधारी दलों के सदस्यों के प्रति नरमी बरतने के आरोप भी लगते हैं। इसके अलावा ईडी की ओर से दर्ज मामले के दोष सिद्धि की दर कम होने पर भी सवाल उठ चुके हैं। ये सवाल और भी गंभीर हो जाते हैं जब कुछ मामले में न्यायाधीश की ओर से भी जांच एजेंसियों की कार्य प्रणाली को संदेह की नज़र में देखा जाता है। गौरतलब है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने एक मामले में सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी की कि ईडी कोई ड्रोन नहीं जो आपराधिक गतिविधियों का पता चलते ही हमला कर दे। साथ ही कहा कि जांच एजेंसी एक अत्याधुनिक दक्ष पुलिस अधिकारी सुपर कॉप की तरह नहीं जो उसके संज्ञान में आने वाली हर चीज़ की जाँच करे, हर
हर जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली में कुछ न कुछ खामियां होती हैं, लेकिन जब सिलसिलेवार तरीके से सवाल उठने लगे तो यह दामन पर दाग लगने जैसा होता है। इसकी ईडी के पास धन शोधन जैसे आर्थिक अपराध की जांच करने की शक्ति है। विपक्षी दल ऐसे आरोप लगाते हैं कि राजनीतिक दबाव में जांच एजेंसी इस शक्ति का दुरुपयोग कर रही है। ईडी की शक्तियों से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, अगर जांच एजेंसी के पास मौलिक अधिकार हैं तो उन लोगों के अधिकारों के बारे में भी सोचना चाहिए। जांच के दौरान कानूनी सलाह देने या मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को ईडी द्वारा तलब किए जाने से जुड़े एक मामले में सोमवार को शीर्ष अदालत ने कहा कि ईडी सारी हदें पार कर रही हैं। इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी से संबंधित भूखंड आवंटन मामले सुप्रीम कोर्ट ने चेताया कि राजनीतिक लड़ाई मतदाताओं के सामने लड़ी जानी चाहिए। इसमें ईडी जैसी जांच एजेंसियों का हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जाहिर है कि लगातार उठते सवालों के बीच ईडी को अपनी कार्रवाई में पारदर्शिता, निष्पक्षता के मानक सुनिश्चित कर राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर काम करना चाहिए, ताकि उसके साख पर कोई बट्टा ना लग सके। छोटे आर्टिकल नकली के खिलाफ। ऐसा लगता है कि आम नागरिकों ने अपनी समस्या को सहज मान लिया है, इसके बीच में जीना सीख लिया। नकली मुद्रा, मिलावटी दूध, नकली खाद, नकली पुर्जे, मिलावटी पेय पदार्थ, नकली दवाएं, इंजेक्शन, नकली पनीर, नकली डिग्रियां, नकली कॉलेज, नकली डिजिटल अदालतें, नकली डॉक्टर, नकली बैंक खाते, नकली डिजिटल पुलिस और न जाने क्या क्या हम अपने आसपास लगातार देख रहे हैं। हैरानी की बात है कि धोखाधड़ी करने वालों के लिए कानून कितने लचीले हैं, तुरंत ही उनको जमानत मिल जाती है। दूसरे देशों में ऐसा करने वाले पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाती है। देशों के मृत्युदंड तक प्रावधान। हमारे यहाँ नियामक संस्थाओं के अधिकारी इन्हें रोकने की पूरी तरह विफल साबित हैं। समय की मांग है गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई जाए, खाद्य पदार्थों की जांच में कड़ा रुख अपनाया जाए। इसके साथ साथ अलग से नियामक की स्थापना किया जाए, जिससे उस क्षेत्र के संबद्ध विशेषज्ञ हासिल किए जाने चाहिए। सरकार, सामाजिक संस्थाओं और उपभोक्ता समूहों को साथ लेकर चलना होगा। RK शर्मा, रोहिणी, दिल्ली। लत का हासिल। वर्तमान दौर में शायद ही कोई घर जहां मोबाइल नहीं है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक की मोबाइल की लत लगी है। हालांकि स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को पठन पाठन और ज्ञान कौशल के लिए यह जरूरी भी है। मोबाइल से ज्ञान को बढ़ावा तो मिलता है, लेकिन इसके दुरुपयोग के परिणाम भी अब दिख रहे। मोबाइल की प्रवणता और अमर्यादित सामग्री देखने के प्रति विद्यार्थी का रुझान खतरनाक। इसके व्यवहार से बड़ा बदलाव आया है। अपवाद स्वरूप कई बच्चे अपराधी की ओर बढ़ते दिखे हैं। कुछ घटनाओं ने चिंता बढ़ाई। मोबाइल के दुरुपयोग का असर रिश्तों पर भी पड़ा है। एक सुझाव, विद्यार्थी के लिए अलग से खास मोबाइल का निर्माण किया जाना चाहिए। हमें विद्यार्थी से भटकाव को रोकना होगा, इसलिए सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को भटकाने वाली सामग्री नजर न आए। ये सिर्फ उपयोगी सामग्री को ही मिले। योगेश जोशी, बड़वा। मुफ्त का बोझ, मुफ्त का औजार। संपादकीय पढ़ा। चुनाव से पहले मुफ्त की सौगात देने से कोई भी दिल परहेज नहीं करता। एक से बढ़कर एक मुफ्त चीज़ें बांटने की घोषणा की जा रही है। इसे पर निर्भरता की आदत बड़ी है। करदाताओं को तो पैसा जैसे देश का विकास, कल्याणकारी योजना पर खर्च होनी चाहिए, वह मुफ्त की रबड़ियाँ बांटने में लुटा दिया जाता है। इससे योजना प्रभावित होती है। किसी भी राजनीतिक पार्टी में इच्छा शक्ति नहीं कि वे मुफ्त के औजार पर रोक लगाए। दिनों दिन ऐसी घोषणा की बाढ़ के कारण देश की ओर से राजनीतिक दल सरकार बना लेती हैं, परंतु विकास संबंधी योजनाओं पूरा करने के लिए बजट कम पड़ने लगता है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटकर हम देश को कहां ले जा रहे हैं। सरकार यदि रोजगार के सवाल पर इच्छा शक्ति दिखाए तो लोगों की क्रय शक्ति मजबूत हो तो उन्हें मुफ्त की रेवड़ियाँ की जरूरत नहीं पड़ती। वेद प्रकाश, गुरुग्राम, हरियाणा। राजनीति और शिक्षा। आज़ादी के बाद सरकारों ने वोट बैंक की चाहत में कभी भी अपनी गौरवशाली शिक्षा प्रणाली को दोबारा उसकी वैभवशाली स्वरूप देने का प्रयास नहीं किया। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की यह विडंबना या इसे दुर्भाग्य ही अपनी आज़ादी से लेकर अब तक ही देश के राजनेताओं के हाथों छलती आई हैं। शिक्षा में राजनीति के गहरे हस्तक्षेप के कारण ना तो राज्य सरकार ना ही शिक्षा के नीति निर्धारक तय कर पा रहे हैं कि वे नौनिहालों के लिए कौन सी शिक्षा पद्धति लागू करे और कौन सी नहीं। शिक्षा के नाम पर क्षेत्रीय दलों द्वारा जिस भाषा को लेकर राजनीति की जा रही है उसे निंदनीय है। यह राजनीतिक दखल का नतीजा है कि शिक्षा व्यवस्था की दुर्गति हो रही है। संसद में कानून बनाकर हिंदी को 1ली से 8वीं तक अनिवार्य करना चाहिए। अरविंद रावत, गोपाल कॉलोनी,
झबुआ। संवाद। संवाद। रूस से तेल आयात, भारत की दुविधा बढ़ी। भारत पर रूस के तेल आयात बंद करने के दबाव बढ़ते जा रहे हैं। नई नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या नाटो की महासचिव मार्क रूट ने चीन, ब्राजील और भारत से कहा कि वे रूस से युद्ध बंद करने का दबाव डालें, नहीं तो अमेरिकी प्रतिबंध के लिए तैयार रहें। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा कि यूक्रेन में युद्ध पर अगले 50 दिनों से कोई समझौता नहीं होता तो रूस को भारी शुल्क का सामना करना पड़ेगा। तेल मंत्रालय के अनुसार अपनी ज़रूरतों के करीब 80% तेल आयात करता है। रूस के कुल निर्यात का 38% भारत तेल खरीद रहा है। दिल्ली सहित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय रूसी मध्य एशिया अध्ययन के निदेशक प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं कि भारत पर दबाव तो बढ़ा है और इस दबाव की यूं ही उपेक्षा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि भारत के सामने 2 चुनौती होगी। रूस के तेल आयात बंद हुआ तो भारत को सस्ता तेल नहीं मिलेगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ेगी, यानी भारत को महंगा तेल खरीदना होगा। लेकिन मामला केवल तेल का तक नहीं। अमेरिका तो कह रहा है कि भारत रूस से व्यापार ही बंद कर दे। ऐसे में भारत की रक्षा आपूर्ति का क्या होगा? मुझे नहीं लगता भारत अमेरिका के इस दबाव को पूरी तरह मानेगा। संबंधों पर कैसा असर पड़ेगा? राजन कुमार कहते हैं कि ट्रंप की धमकी अगर सच्चाई से बदलती हैं तो भारत के लिए मुश्किलें बढ़ेगी। जहां तक रूस की बात है, मुझे लगता है कि वह भारत की मजबूरी को समझता है, लेकिन भारत को सामने चीन भी है और चीन अमेरिकी धमकियों के सामने झुकेगा नहीं। चीन ने ट्रंप की हर धमकी का जवाब दिया है और ट्रंप खुद व्यापार समझौते करने के लिए मजबूर हुए। यानी ट्रंप अपने दोस्तों के साथ बहुत सख्ती से पेश आ रहे हैं, लेकिन जो उन्हें उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं उससे समझौता कर रहे हैं। लेकिन भारत चीन नहीं है। चीन ने रेयर अर्थ मिनरल और सेमीकंडक्टर की सप्लाई रोक दी थी। भारत के लिए ठीक नहीं। राजन कुमार कहते हैं कि जाहिर है कि रूस की निर्भरता चीन पर और बढ़ेगा। यह भारत के लिए किसी भी लिहाज से ठीक नहीं। रूस के पास अब चीन का कोई विकल्प नहीं। रूस के कुल तेल निर्यात का 47% चीन में हो रहा है। इसके बावजूद चीन पूरी तरह से पश्चिमी विरोधी नहीं हो सकता है, क्योंकि पश्चिम के साथ चीन का व्यापार बहुत बड़ा है। रूस से तमाम करीबी के बावजूद चीन ने रूस को रक्षा सामग्री नहीं दी। नाटो का रुख। रूस में भारत के राजदूत रहे और भारत के पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल ने कहा कि नाटो अब भारत को धमकी दे रहा है। यहाँ तक कि नाटो प्रमुख ने चीन से पहले भारत का जिक्र किया। नाटो प्रमुख भारत, चीन और ब्राज़ील की धमकी देकर जियोपॉलिटिकल गहराई की अज्ञानता को जाहिर कर रहा है। सिब्बल ने कहा, क्या इन तीनों देशों को भी नाटो निर्देशित करेगा? तुर्की रूस से बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है। तुर्की नाटो का सदस्य है। क्या नाटो महासचिव तुर्की पर भी प्रतिबंध लगाएंगे? उन्होंने कहा, यूं अब भी अपनी ज़रूरत का 7% तेल रूस से आयात करता है। EU क्या हंगरी और स्लोवाकिया पर भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे? ये दोनों देश भी नाटो का सदस्य हैं। मार्क रूट इस पर भी चुप हैं। नाटो को हमें अधिक रूप से जवाब देनी चाहिए ताकि ट्रंप को भी एक संदेश जाए। ट्रंप यूक्रेन में युद्ध बंद करना चाहते हैं, लेकिन पुतिन तैयार नहीं है। अब ट्रंप रूस को सीधे बोलने के बजाय उन देशों को निशाना बना रहे जो रूस से तेल खरीद रहे हैं। रूस प्रतिदिन 70 लाख बैरल से ज़्यादा तेल निर्यात कर रहा है और अगर यह बाधित होता है तो कच्चे तेल की कीमत बढ़ेंगे। भारत के सामने 2 चुनौती है। रूस से तेल बंद करना तो भारत को सस्ता तेल नहीं मिलेगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत बढ़ेगी, यानी भारत को महंगा तेल खरीदना होगा। लेकिन मामला केवल तेल तक नहीं। अमेरिकी तो कह रहा है कि भारत रूस से व्यापार ही बंद कर देना। ऐसे में भारत की रक्षा आपूर्ति का क्या होगा? नाटो अब भारत को धमकी दे रहा है कि यहाँ तक नाटो प्रमुख ने चीन से पहले भारत का जिक्र किया। नाटो का प्रमुख भारत, चीन और ब्राज़ील को धमकी देकर जियोपॉलिटिकल गहराई की अज्ञानता को जाहिर कर रहा है। क्या इन देशों को भी नाटो निर्देशित करेगा? नाटो महासचिव एहसास नहीं कि ऐसी चेतावनी का क्या असर पड़ेगा।
भारत को क्या करनी चाहिए? ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव के मुताबिक भारत को ये दबाव नहीं माननी चाहिए, क्योंकि अमेरिका का यह आखिरी दबाव नहीं होगा। उनकी मांग बढ़ती जाएगी। रूस से सस्ता तेल मिल रहा है, हमें खरीदना चाहिए। अगर रूस से तेल नहीं लेंगे तो तेल महंगा होगा और इसका असर सीधे भारत की जनता पर पड़ेगा। किसी के दबाव में नहीं पूरी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने एक बयान में कहा कि हम किसी भी तरह से दबाव में नहीं हैं। भारत का तेल आयात किसी भी देश पर निर्भर नहीं है। हम पूरी मामले को किसी भी तरह से परेशान नहीं हैं। अगर कुछ होता तो हम संभाल लेंगे। तेल आपूर्ति को लेकर कोई समस्या नहीं। भारत और चीन रूस के कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातक देश हैं। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाना शुरू किया। चीन ने तिब्बत की प्रमुख नदी पर दुनिया के सबसे बड़ा हाइड्रो पावर बांध बनाना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बांध को बीजिंग ने दिसंबर 2024 में मंजूरी दी। यह बांध चीन के नीग्यांग प्रांत शहर में बनाया जा रहा है। इसकी कुल लागत करीब 167.8 अरब डॉलर यानी 12 लाख करोड़ रुपये बताई गई। यह डैम अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे नियांगी शहर में बनाया जा रहा है। इसे लेकर भारत और बांग्लादेश दोनों ने गहरी चिंता जताई। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बांध को भारत के लिए वाटर बम बताया गया। करीब 2900 किलोमीटर लंबी बांध ब्रह्मपुत्र नदी के उस पार तिब्बत के पठार पर 257 किलोमीटर दूर पर पश्चिम की ओर से बहती और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती हैं। बाद में बांग्लादेश में जाती हैं और फिर बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। लेकिन भारत में प्रवेश करने से ठीक पहले नदी एक यू टर्न लेती हैं। ये वही इलाका जहां चीन दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर बांध बना रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने इसी साल 3 जनवरी को इस वार्ता में इस बात को लेकर आपत्ति जताई कि भारत ने कहा कि ब्रह्मपुत्र में बांध बनाने से निचले राज्यों के हितों को नुकसान नहीं होनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट बांध से चीन की ब्रह्मपुत्र के जल प्रवाह को नियंत्रित करने का ताकत मिलेगा, जिससे अरुणाचल प्रदेश असम में सूखा या बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। यह भारत की जल आपूर्ति नीति के लिए रणनीतिक खतरा है। बांध भूकंप प्रवण क्षेत्र में बन सकता है, जिससे नदी पारिस्थितिक जैव विविधता और गाद प्रवाह पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इससे भारत और बांग्लादेश की मछली पालन और खेती प्रभावित हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की सीमा शुल्क योजना नहीं हो पा रही साकार। भारत के साथ संभावित व्यापार समझौते की खबरों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से टैरिफ सीमा बढ़ाने की धमकी दी। स्टील और एल्यूमीनियम के बाद उन्होंने 50% के साथ अगले साल में आयोजित दवाओं पर 200% का शुल्क वृद्धि की चेतावनी दी। बेशक ऐसे बयानों पर अभी स्पष्टता आनी शेष है, लेकिन सीमा शुल्क में यदि इसी तरह की बढ़ोतरी तो भारत पर इसका कुछ हद तक असर पड़ सकता है, खासकर दवा उद्योग पर। दरअसल भारत का सबसे बड़ा दवा बाजार अमेरिका ही है, जिस वित्त वर्ष 2025 में 9.8 अरब डॉलर की दवाई मंगाई गई, जो पिछले साल के मुकाबले 21% ज़्यादा है। भारत जितनी दवाइयाँ दूसरे देशों में बेचता है उसका 40% हिस्सा अमेरिकी बाजार को जाता है। इससे भी जेनेरिक दवाओं की मात्रा काफ़ी ज़्यादा 45% तक होती है। ऐसे में सीमा शुल्क बढ़ने से अमेरिकी बाजार में भारतीय दवाइयाँ महंगी हो सकती है, जिससे उनकी मांग में प्रभावित होगी। रही बात तांबे की तो साल 2024-25 में भारत ने वैश्विक स्तर पर 2 अरब डॉलर मूल्य का तांबा और तांबे से बने उत्पादों को निर्यात किया, जिससे 36 करोड़ डॉलर मूल्य का यानी 17% निर्यात अमेरिकी बाजारों को किया गया था। आंकड़े की माने तो तांबा निर्यात के लिहाज से अमेरिका भारत का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। इससे हमारा तांबा सऊदी अरब 26% और चीन 18% अमेरिका बेचते हैं। मगर अच्छी बात यह है कि तांबे की गिनती काफ़ी महत्वपूर्ण खनिजों में होती है। इसका ऊर्जा विनिर्माण एवं बुनियादी ढांचे सहित तमाम क्षेत्रों में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। नए शुल्क के बाद यदि अमेरिका बाजार में इसकी मांग घटती भी है तो घरेलू उद्योग में इसकी भरपाई की जा सकेगी। लिहाजा ट्रंप यदि अपनी धमकी को अमल में लाते हैं तो भी हमें कुछ हद तक ही परेशानी होगी। मगर मूल सवाल तो यही है कि क्या हुआ ऐसा करेंगे। दरअसल ट्रंप अब शुल्क को लेकर अपने बयान बार बार बदलते रहे हैं। यह कभी ना शुल्क का ऐलान करते न कभी दिन उसे टाल देने की बात करते हैं। हमें लगता है कि वह 2 कदम आगे बढ़ते और 1 कदम पीछे हट जाते। उनकी उलझन वाजिब भी दिखती हैं। असल में उन्होंने
पद संभालने के साथ ही सख्त शुल्क नीति को लाने का ऐलान किया था। उनका मानना था कि ऐसे कहने में तमाम देश को अमेरिका के साथ नया समझौता करने के बाद होगा और वाशिंगटन को अपने व्यापार घाटे से पार पाने में मदद मिलेगी। वक्त उन्होंने 90 दिन और 90 समझौते करने की उम्मीद जताई, मगर ऐसा नहीं हो सकता। अब तो मुश्किल 2-3 समझौते वह कर सके हैं, वे भी पूरी तरह लागू नहीं हो सके। मसलन ब्रिटेन वियतनाम के साथ उन्होंने संधि का ऐलान किया, जबकि चीन के साथ सीमित प्रावधान सहमति बन सकी है। जहां ट्रंप अपनी गतिविधियों पर मनमर्जी आगे नहीं बढ़ सके, उनकी ऐसी सोच साकार होती नजर नहीं आती। सख्त शुल्क नीति जो अमेरिकी देशों से झुकने वाले मजबूर नहीं। दुनिया में 19 करोड़ लोग खाली पेट सोने को मजबूर। वैश्विक खाद्य संकट 2025 में इस बात की प्रकाश डाला गया कि जितनी भी आबादी का आकलन किया गया उनमें से 22.6% लोग गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहे। चिंता की बात है लगातार 5वें साल आंकड़ा 20 पर अधिक बना हुआ है। दुनिया के 26 संकटग्रस्त क्षेत्रों में 5 साल से कम उम्र के बच्चे 3.8 करोड़ बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित पाए गए। गाजा, माली, सूडान, यमन जैसे क्षेत्रों में भी हालात सबसे खराब। दुनिया में 29.5 करोड़ लोग आज भी ऐसे हालात में जी जहाँ उनके लिए वक्त का खाना भी जुटा पाना मुश्किल है। यह खुलासा वैश्विक खाद्य रपट 2025 में रपट के मुताबिक दुनिया के सबसे कमज़ोर तबका आज भी संघर्ष, महंगाई, जलवायु और जबरन विस्थापन के चक्रव्यूह में उलझा हुआ है। इन सबसे नाजुक हालात को और त्रासद बना दिया है। देखा जाए तो दुनिया के सबसे कमज़ोर संकटग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले करोड़ लोगों के 2024-25 बुरे सपनों से कम नहीं। रपट के सामने आया कि 2024 में लगातार छठे साल दुनिया के गंभीर खाद्य संकट और बच्चों की कुपोषित बढ़ा है। इससे दुनिया के कई कमज़ोर इलाकों में करोड़ लोग भुखमरी की कगार पर पहुँच गया है। रपट के साझा आंकड़े से पता चलता है 2024 में 53 ये क्षेत्रों से 29.5 करोड़ लोगों गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहा है। यह आंकड़ा 2023 के मुकाबले 1.67 करोड़ अधिक है। मसलन सुधार की वजह इसकी स्थिति और भी खराब होगी। रपट में इस बात का भी प्रकाश डाला गया कि जितने भी आबादी एक आकलन किया गया उनमें से 22.6% गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहा। चिंता की बात है कि लगातार 5वें साल यह आंकड़ा 20% से अधिक पर बना हुआ है। दुनिया में 26 संकटग्रस्त क्षेत्रों के 5 साल से कम उम्र के करीब 3.8 करोड़ बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित पाए गए। गाजा, माली, सूडान, यमन जैसे क्षेत्रों में हालत सबसे ज़्यादा चिंताजनक है। सूडान में अकाल की स्थिति में पुष्टि हुई। 2020 के बाद भी पहली बार जब दुनिया में कहीं अकाल घोषित किया गया तो रपट में कहा गया कि जबरन विस्थापन भुखमरी के संकट को और बढ़ा रहा है। 12.8 करोड़ विस्थापनों में से 9.5 करोड़ ऐसे देशों में जहाँ खाद्य संकट झेल रहे हैं। इनमें से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कोलंबिया, सूडान और सीरिया जैसे देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने स्पष्ट रूप से दुनिया को निष्कर्षता का आईना बताया। इन्होंने कहा कि सिर्फ सिस्टम की विफलताएं नहीं बल्कि मानवता की असफलताएं 21वीं सदी में भुखमरी स्वीकार नहीं की जा सकती हैं। खाली पेटों का जवाब हम खाली हाथों और पैर फेर कर नहीं दे सकते। रपट से बढ़ते खाद्य संकट के कारणों को भी उजागर किया गया। रपट से पता चला कि 20 देशों के करीब 14 करोड़ लोग युद्ध और भड़की हिंसा के कारण भूख के शिकार हैं। सूडान में तो भुखमरी का पुष्टि हो चुकी है। गाजा, हैती, माली, दक्षिण सूडान में भी हालात बेहद चिंताजनक है। आर्थिक संकट में भी स्थिति बिगड़ रही है। महंगाई और मुद्रा में आई गिरावट जैसे आर्थिक घटकों ने 15 देशों में 5.94 करोड़ लोगों को संकट में डाल दिया। हैरानी की बात है कि आंकड़े अब भी कोविड से पहले से मुकाबले दुगना है। मौसम की मार भी लोगों को पीड़ा दे रही है। अल नीनो से प्रभावित सूखा और बाढ़ ने 18 देशों में 9.8 करोड़ लोगों को खाद्य संकट में धकेल दिया है। खासकर दक्षिणी अफ्रीका, एशिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थिति भी ज़्यादा खराब है। रपट में यह भी अंदेशा जताया कि 2025 में हालत में ज़्यादा सुधार नहीं होगा। खाद्य और कुपोषण सहायता के लिए मिलने वाले अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग में भी अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। हम जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में मिल रहा है वह बहुत जटिल है। पड़ोसी देशों प्रमुख अर्थशास्त्रों के रूप में भारत चीन के बीच विचारों के दृष्टिकोण खुला आदान प्रदान महत्वपूर्ण है। जेल में मेरे साथ होने वाला कठोर व्यवहार भी बढ़ा दिया गया। जेल में उन्हें कोई भी अनहोनी होती है तो उसके प्रमुख जिम्मेदार पाकिस्तान के सेना प्रमुख होने